इन्वेस्टर्स। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे दीपक नाइट्राइट के एनुअल रिपोर्ट समरी के बारे में। और दीपक नाइट्राइट एक बहुत ही शानदार कंपनी है जो कि केमिकल इंडस्ट्री से है। और ये इनका 50th एनिवर्सरी है, तो ये गोल्डन जुबली एनुअल रिपोर्ट रहेगी इनकी। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट और काफ़ी शानदार स्पेशल एनुअल रिपोर्ट है, तो आज हम वही डिकोड करेंगे। और एनुअल रिपोर्ट समरी बेसिकली हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। और एक पहले पार्ट में आपको कुछ चीज़ें बताएंगे और जो बाकी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हम आपको दूसरा एनुअल रिपोर्ट समरी में बताएंगे, ताकि एक वीडियो बनाए तो बहुत लंबा हो जाता है और बहुत मोनोटोनस हो जाता है, इसलिए हमने दो पार्ट में से डिवाइड किया है। दोनों पार्ट देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा एज एन इन्वेस्टर, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या अपडेट्स हैं और इनके आगे के क्या प्लान्स हैं, और बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें और विजन क्या है कंपनी का, और की मैनेजमेंट पर्सनल का विजन क्या है वो देखेंगे। और अगर आपको और भी कोई ऐसे कंपनी का एनुअल रिपोर्ट समझनी चाहिए तो आप बता दीजिएगा। इसके पहले हमने हैप्पीएस्ट माइंड्स पे बनाया था और लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स पे बनाया था, तो इस पे काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया था, तो दीपक नाइट्रेट का भी बहुत डिमांड आया था, तो हमने इस पे बनाया। आपको किसी और का चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। और ऐसे वीडियोस को बनाने में बहुत घंटों लगते हैं, तो आप प्लीज़ वीडियो लाइक करिए और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए हमारे पास बहुत ही ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो हम आगे लाने वाले हैं और डिटेल्ड स्टडीज़ लाएंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं अब। तो बेसिकली आपको पता होगा कि जो दीपक नाइट्रेट है वो उनका प्रेजेंस है बेसिक केमिकल्स में, फाइन स्पेशलिटी में, परफॉर्मेंस प्रोडक्ट्स में और फिनॉलिक्स में, जिसमें आता है फिनॉल, आइसीटोन एंड आईपीए, जिसे आइसोप्रोपाइल अल्कोहल भी कहते हैं। और इनका विजन जो है, कंपनी ने विजन जो बताया वो बताया टू बिकम द फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडियन केमिकल इंटरमीडिएट्स कंपनी। तो कंपनी का विजन आपको दिख रहा है साफ। और अगर हम डिफरेंशिएटर्स की बात करें तो लोग लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स हैं, जाइलिडीन्स, क्यूमिडीन्स, ट्यूरिडीन्स, फिनॉलिक्स और आईपी आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। 50+ ईयर्स का इनके पास एक्सपर्टीज है इस चीज़ में, और 500+ कस्टमर्स हैं इनके पास। उसके बाद 6 स्टेट ऑफ द आर्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं इनके पास, और डाइवर्सिफाइड एंड इंटीग्रेटेड पोर्टफोलियो ऑफ 100+ वैल्यू एडेड इंटरमीडिएट्स। तो प्रोडक्ट मिक्स भी काफ़ी अच्छा है, 70+ साइंटिस्ट्स हैं एंड 30 कंट्रीज़ में इनके पास प्रेजेंस है ग्लोबल। और अगर हम बात करें कि इनका जो डाइवर्सिफाइड बिजनेस ऑपरेशंस है, बेसिकली जो इनके वर्टिकल्स हैं, अगर हम उसको डिकोड करें तो पहला वर्टिकल हो गया, और इस पे फिर हम लोग ये भी देखेंगे कि कितना रेवेन्यू परसेंट आता है और एबिट, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट टैक्स में कितना कंट्रीब्यूशन है। तो बेसिक केमिकल्स जो हो गया उसकी बात करें कि ये बल्क केमिकल्स है और हाई वॉल्यूम में से प्रोड्यूस किया जाता है, इसमें मार्जिन्स थोड़े कम रहते हैं। तो प्रोडक्ट्स इसमें आप देख सकते हैं, सारे केमिकल्स के नाम दिए हुए हैं इन्होंने। और एप्लीकेशन इनके होते हैं पेट्रोकेमिकल्स, रबर, एग्रोकेमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स, ग्लास इंडस्ट्रीज, एक्सप्लोजिव्स एंड फ्यूल एडिटिव्स। और इसका वैल्यू ड्राइवर है कॉस्ट लीडरशिप और लार्ज स्केल प्रोडक्शन। लार्ज स्केल प्रोडक्शन का मतलब आपको इकोनॉमीज ऑफ स्केल इनकी प्रायोरिटी रहती है और उससे वैल्यू मिलती है। तो रेवेन्यू में 17.31% कंट्रीब्यूशन है, और एबिट में, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट टैक्स में, 16.46%। तो ठीक ठाक है, मॉडरेट मार्जिन्स मिलते हैं इसमें। बट अगर हम फाइन एंड स्पेशलिटी केमिकल्स देखें तो ये स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट्स होते हैं, ये वैल्यू बेस्ड होते हैं और फंक्शनैलिटी बेस्ड होते हैं बेसिकली। ये बल्क में प्रोड्यूस करने की ज़रूरत नहीं रहती है, इसका वैल्यू इसकी फंक्शनैलिटी पे डिपेंड करता है। और जैसे आप देख सकते हैं कि कस्टमाइज टू द क्लाइंट स्पेसिफिकेशन, तो एक क्लाइंट स्पेसिफिक चीज़ें बनाते हैं, और उसमें प्रोडक्ट्स का नाम आप देख सकते दिया हुआ है। और इसकी जो एप्लीकेशंस हैं वो एग्रोकेमिकल्स में, कलर्स पिगमेंट्स में, पेपर में, पर्सनल केयर में, फार्मास्यूटिकल्स में। और इसका जो वैल्यू ड्राइवर है आप देख सकते हैं कि टेक्निकल स्किल्स एंड टेक्नोलॉजी कॉम्पिटेंस टू हैंडल कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस, एबिलिटी टू मीट क्लाइंट स्पेसिफिक नीड्स, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आइडेंटिफाई करें नीड्स एंड टू मीट दोज नीड्स। और नीश एरिया विथ लिमिटेड कंपटीशन, तो लिमिटेड कंपटीशन है काफ़ी, क्योंकि इसमें एंट्री बैरियर बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए इसमें मार्जिन्स भी काफ़ी ज़्यादा हाई हैं। अगर आप रेवेन्यू देखें तो 17.45 कंट्रीब्यूशन है टोटल रेवेन्यू में, बट अर्निंग्स में कंट्रीब्यूशन आप देखें तो 28.19% है। तो मार्जिन्स काफ़ी अच्छे हैं इस सेगमेंट में इनके पास। उसके बाद फिर अगर हम देखें तो आता है परफॉर्मेंस प्रोडक्ट्स, तो इसमें सबसे कम रेवेन्यू आता है, 6.93% ओनली। और इसमें स्ट्रिंजेंट रिक्वायरमेंट्स इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, और इसमें आता है ओबीए एंड टेस्टा। तो ये यूज़ होता है पेपर्स, डिटर्जेंट्स, टेक्सटाइल्स, कोटिंग एप्लीकेशंस, ये सब में। और अगर आप देखें तो
अर्निंग्स में सिर्फ 1.91% कॉन्ट्रीब्यूशन है, तो कुछ ज़्यादा खास कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है वर्टिकल से। और फिनोलिक्स जो सबसे मेन है, तो ये है हाई वॉल्यूम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट्स। इसमें आता है फिनॉल, एसीटोन, क्यूमीन, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, IPA। इसमें भी उन्होंने एक फैसिलिटी डाली है, वो हम देखेंगे आगे। तो इसका यूज़ होता है लैमिनेट एंड प्लाईवुड, फार्मास्यूटिकल्स, एडेसिव, सैनिटाइजर्स। सैनिटाइजर्स से इनको बहुत फ़ायदा मिला है इस बार, रबर, केमिकल्स, पेंट्स एक्सेट्रा। तो इसका वैल्यू ड्राइवर जानना ज़रूरी है कि लोएस्ट थर्मल फुटप्रिंट अमंग सिमिलर प्लांट्स वर्ल्ड वाइड। तो वर्ल्ड वाइड में सबसे कम थर्मल फुटप्रिंट है, मोस्ट रिलायबल प्लेयर्स इन द डोमेस्टिक मार्केट है। और इसका 58.31 कंट्रीब्यूशन रेवेन्यू में इसी वर्टिकल से आता है, और अर्निंग्स में भी 53.44%। तो आधा से ज़्यादा आपका जो रेवेन्यू और प्रॉफिट है, अर्निंग्स है, वो फिनोलिक्स डिवीजन से आता है। और हमने बात की कि 6 प्लांट्स हैं इनके, और 3 प्लांट गुजरात में है, 2 महाराष्ट्र, 1 तेलंगाना में। उसके बाद और हम देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कवर करने के लिए। तो इवन कोविड था तो भी इन्होंने 100% कस्टमर ऑर्डर फुलफिल किए, और एक भी कस्टमर लॉस नहीं हुआ। तो कस्टमर रिटेंशन काफ़ी अच्छी है कंपनी की, और कमिटमेंट भी काफ़ी सॉलिड है, कमिटेड कंपनी है। तो ये एक प्लस पॉइंट है, क्योंकि कंपनी ने अपने कमिटमेंट्स पूरे किए हैं, तो इनके क्लाइंट्स खुश रहेंगे, और क्लाइंट्स कंपनीज में देखते हैं कि कितने कमिटेड हैं। दिस इज़ अ वेरी प्लस पॉइंट। और परफॉर्मेंस हाइलाइट्स अगर देखें तो 27 ग्रोथ है कंसोलिडेटेड पैट में, 20% ग्रोथ है एबिटा में, और 0.15x नेट डेट बाय इक्विटी, डेट टू इक्विटी रेशियो ओनली 0.15x है। तो लेवरेज नहीं है बहुत ज़्यादा कंपनी, बहुत ही कम लेवरेज है। और 329% ग्रोथ इन मार्केट कैप, तो शेयर प्राइस में भी आपने देखा ही है कैसा भागा है। तो ऑफ कोर्स बहुत अच्छा डेवलपमेंट दिख रहा है आपको कंपनी में। और 5 बिजनेस एट्रीब्यूट्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट अपने लिए इन्वेस्टर्स का जानना। तो स्ट्रॉन्ग फोकस ऑन इम्प्रूविंग ROCE ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ रिलेटिव वोलेटिलिटी इन द इंडस्ट्री। तो इम्प्रूविंग ROCE, और ये आपको इम्प्रूव होते हुए दिखा है, हम देखेंगे आगे थ्रू चार्ट्स। और इन्होंने कमिट किया है 300 करोड़ एज अ फर्स्ट ट्रांच टू न्यू प्रोडक्ट्स फॉर एग्रोकेमिकल एंड फार्मास्यूटिकल इंटरमीडिएट्स। तो ये इन्होंने आगे डिस्क्राइब किया, वो भी पढ़ने वाले हैं आगे। रिस्पॉन्सिवनेस अगर देखें तो इन्होंने डेट कम किया 357 करोड़ से, और नेट गियरिंग रेशियो ओनली 0.15x बच गया है। और फास्ट ट्रैक कैपेक्स टू डबल IPA कैपेसिटी, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल होता है ये, विच विल हेल्प ग्रो बोथ टॉप लाइन एंड बॉटम लाइन। तो ये फिनोलिक्स पार्ट में है, और यही इनका सबसे मेजर रेवेन्यू ड्राइवर है। और ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन है दैट ऑफर हाई IRR एंड लो रिस्क टेकन अप फॉर मल्टीपल प्रोडक्ट्स। और डिविडेंड भी इन्होंने अच्छा खासा डिविडेंड दिया, 275% दिया है, जो कि इनके 2 रुपये फेस वैल्यू के हिसाब से ₹5.5 होता है। एंड इम्प्रूव लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म क्रेडिट रेटिंग फ्रॉम एक ICRA एंड क्रिसिल। तो क्रेडिट रेटिंग्स भी इनकी सुधरी है काफ़ी। और अब जानते हैं चेयरमैन के मैसेज के बारे में, चेयरमैन एंड MD's मैसेज। और ये जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हमें प्रोमोटर्स के विजन में, उनके दिमाग के अंदर जाना बहुत ज़रूरी है कि वो आगे क्या प्लान्स कर रहे हैं। तो पहले इन्होंने मेंशन किया कि दे हैव अचीव्ड 50 इयर्स सपोर्टिंग द इंडियन केमिकल इंडस्ट्री। और ये हैंडफुल ऑफ प्रोडक्ट्स एंड एम्प्लॉयज़ से बढ़कर अब 4700 एम्प्लॉयज़ हो गए हैं, और बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बहुत बढ़ गया है इनका। एंड आर फोकस ऑन इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन थ्रू आउट दिस पीरियड रिमेन्स अनऑल्टर्ड। तो इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन इनका फोकस है एक। एंड वी आर प्राउड टू सर्व द नेशन। तो आपको सच में ग्रोथ दिख रही है कि एक बहुत ही छोटी कंपनी थी जिसमें बहुत ही कम एम्प्लॉयज़ और प्रोडक्ट्स थे, वो आज बढ़कर 4700 एम्प्लॉयज़ को एम्प्लॉय कर रही है। तो ये बहुत ही बड़ी अच्छा ग्रोथ का सिग्नल है, क्योंकि ऑफ कोर्स आपको नंबर्स ही दिख रहे हैं। अगेन इन्होंने बोला है कि वी लिफ्ट आवर रेपुटेशन एंड कन्वर्टेड इनटू अ लैंडमार्क ईयर। और इन्होंने ऑपरेटिंग एफिशिएंसी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रही, और प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी भी काफ़ी अच्छा रहा इनका। एंड दे टुक एक्सपेंशन इनिशिएटिव्स टू सेट फाउंडेशन फॉर फ्यूचर ग्रोथ। इसके बाद एक और फैक्ट है कि इंडिया एक इकलौता मेजर इकनॉमी है जो प्रेडिक्टेड है कि डबल डिजिट्स में ग्रो करे इवन इन कोविड-19 पैंडमिक। तो इंडिया के लिए थोड़ी अच्छी न्यूज़ है, इफ़ एवरीथिंग रिमेन्स स्टेबल।
और अगर हम केमिकल इंडस्ट्री की बात करें तो इंडिया 6th है ग्लोबली इन टर्म्स ऑफ केमिकल सेल्स, बट एक्सपोर्ट्स में बहुत पीछे है, 14th इन एक्सपोर्ट्स एंड 8th इन इम्पोर्ट्स। तो यहाँ पे काफ़ी सुधार का चांस है। 14th इन एक्सपोर्ट्स, तो गवर्नमेंट ने काफ़ी स्कीम्स इंट्रोड्यूस किए इसे सुधारने के लिए। और इंडस्ट्री अभी 178 बिलियन डॉलर्स पे है, 2019 में वैल्यूड थी। और ये कंपाउंड्स 9.3% CAGR से ग्रो करेगी एंड वुड बिकम 304 बिलियन बाय 2025। तो आप ग्रोथ देख ही रहे हैं कितनी ज़्यादा सॉलिड है इस पूरे इंडस्ट्री में। और इस पर खास वीडियो भी बना रखे हैं, आप चैनल में विजिट कर सकते हैं, बहुत सारे वीडियोस बने हुए हैं केमिकल इंडस्ट्री पे। और लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स वाले में भी हमने बात की है। और फैक्टर्स लाइक ग्रोइंग डिस्पोजेबल इनकम, अर्बनाइजेशन एंड रूरल कंज्यूमर पेनिट्रेशन एंड डिमांड आर लाइकली टू ड्राइव दिस ग्रोथ। तो ये सब कुछ की चीज़ें हैं जो ध्यान में रखनी है, जो डिमांड ग्रो कर रही हैं। और हायर डिमांड फॉर केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स is mainly due to supply chain shift towards Asia as well as increased domestic demand। और एस्टिमेट है कि 111 बिलियन डॉलर्स का केमिकल प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होंगे बाय 2023 फॉर डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट्स। तो डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट्स में भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी दिख रही है आपको। और इंडिया में बहुत ज़्यादा एक फ़ायदा है क्योंकि PLI स्कीम के बारे में आप जानते होंगे, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम जो गवर्नमेंट दे रही है, तो वो सस्टेनेबल केमिस्ट्री प्रोवाइड करने में मदद करेगा। और government is also keen on enhancing industry's competitiveness in and its share in manufacturing। तो 2034 का विजन है फॉर केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स का, on exploring ways to increase domestic production, reduce imports and attract investments। तो गवर्नमेंट भी काफ़ी एफर्ट्स डाल रही है इस सेक्टर में इसे बूस्ट देने के लिए। और आप देख सकते हैं कि ये पॉलिसी इंट्रोड्यूस की है टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट्स ऑफ 20 ट्रिलियन रुपीज़ बाय 2035। तो यह बहुत बड़ा नंबर है। और चाइना के हिसाब से, चाइना में आप ग्लोबल मार्केट शेयर में वो 35% से ज़्यादा उनका शेयर है, और इंडिया का सिर्फ 3% है टोटल केमिकल मार्केट में। तो अभी आप समझ ही सकते हैं कितना ग्रोथ है अभी इंडिया के लिए। और एंटी चाइना प्लस वन सेंटीमेंट के कारण इंडिया को भी काफ़ी बेनिफिट आने वाले सालों में मिलने वाला है, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज अपना डिपेंडेंसी कम करना चाह रही है चाइना से। तो ये काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। Again, they have said कि we have significantly diverse our portfolio while enhancing processes, strengthening relationships, and introducing sustainable strategies to create shared value for all stakeholders। We have planned introduction of आगे future planning के बारे में बता रहे हैं कि we have planned introduction of newer products and ventures। We are laying the foundations of for future development। We continue to experience uptake in demand from a myriad of end user industries, and this trend is expected to continue going forward। तो demand आने वाले times में और ज़्यादा बढ़ने वाला है, ये साफ इन्होंने mention कर दिया है। और ये बहुत ज़्यादा दिख भी रहा है हमें, क्योंकि पूरी केमिकल इंडस्ट्री अभी लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड में चल रही है, एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 5 years। And government's effective vaccine diplomacy has enhanced the status and capability of India's manufacturing sector। तो ये मदद करेगा इन केमिकल मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट फ्रॉम चाइना टू इंडिया। तो हमने ऊपर ये बात की कि ये शिफ्ट करने में मदद करेगा। और आत्मनिर्भर भारत और PLI स्कीम के कारण बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग वॉल्यूम्स आपको इंक्रीज होते हुए दिखेंगे। और ग्लोबल मेजर एम्फेसिस ऑन इंडिया एज एन ऑल्टरनेटिव सप्लाई फॉर देयर रिक्वायरमेंट्स। ये सब चीज़ें केमिकल कंपनीज को बहुत ही ज़्यादा मदद करने वाली है आने वाले टाइम्स में। और एज एन इन्वेस्टर आपको ये सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स एज वेल एज माइक्रो इकोनॉमिक्स, क्योंकि यही सब आपको आगे के फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स में इवैल्यूएट करने में आपको मदद करेगा। और एज अ टॉप डाउन अप्रोच भी काफ़ी अच्छा है देखने के लिए। और over the past 5 decades we have successfully implemented an import substitution strategy। फिनोलिक्स में आपको साफ दिख रहा है, फॉर अ वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स सच एज सोडियम नाइट्रेट, नाइट्रोटोल्यून्स, फ्यूल एडिटिव्स, डास्टा, OBA, ये परफॉर्मेंस प्रोडक्ट्स हैं ये दोनों। एंड फिनॉल, our recent venture into isopropyl alcohol downstream of acetone manufacturing with commissioning of 30,000 metric ton plant is another step forward।
और विद दिस प्रोडक्ट वी हैव मेट द नीड्स ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज। तो ये करने से ये डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज के नीड्स को केटर कर रहे हैं जो पहले चीज़ें इंपोर्ट करते थे। तो इससे कंट्री को भी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है और ये की रॉ मटेरियल यूज़ होता है फॉर मेकिंग ऑफ सैनिटाइजर्स। तो सैनिटाइजर्स तो आप समझ सकते हैं अभी कुछ सालों तक तो एटलीस्ट वो डिमांड में रहने वाला है। तो इन्होंने ऑलरेडी उस पर काम कर रखा है और एज अ की रॉ मटेरियल है वो सैनिटाइजर का। तो this has strengthened the margins and minimized commodity price volatility exposure while setting a foundation for expanding into downstream products. और डबलिंग की है इन्होंने आईपीए प्लांट की, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल प्लांट, टू फर्दर रिड्यूस द कंट्रीज डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्ट्स। और इट शुड बी टेकन ऑन अ फास्ट ट्रैक बेसिस एंड शुड बी रेडी इन कपल ऑफ मंथ्स। तो 2 महीने के अंदर आपको दिखने लग जाएगा ये। और इन्होंने जैसे बोला कि इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन पे लोग बहुत फोकस डाल रहे हैं, तो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को केटर कर रहे हैं, तो ये काफ़ी प्लस पॉइंट है। एक्स्ट्रा बोनस पॉइंट्स मिलना चाहिए इनको इसके लिए। एंड देन और बात करें तो प्रॉफिट के बारे में बात करें तो we continue to operate at high utilization levels at all facilities, especially the phenol plant, which operated at around 115% capacity. हाँ, तो ये पॉसिबल है, ज़रूरी नहीं है कि हर कैपेसिटी 100% तक कैप रहे। इन्होंने 115% कैपेसिटी अचीव की है और यस दिस इज़ पॉसिबल इन केमिकल सेक्टर। तो ये था हाँ, अगेन हम डिविडेंड की बात कर चुके हैं कि 5.5 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर का डिविडेंड इन्होंने दिया है। तो चेयरमैन एंड एमडी के तरफ से यही मैसेज था। अब आते हैं सीईओ के मैसेज के बारे में और इनके विजन, इनका क्या विजन है वो भी हम ड्वेल डीप करते हैं इसके अंदर। तो स्टार्टिंग में इन्हें थोड़ा 1 मंथ का प्रोडक्शन लूज़ किया था, बट फिर भी इन्होंने 3% ग्रोथ अचीव किया ईयर ऑन ईयर बेसिस पे और रेवेन्यू 4382 करोड़ रहा। और स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस था फिनॉलिक्स में और फाइन एंड स्पेशलिटी केमिकल बिजनेस में। और जो वाइड पोर्टफोलियो ऑफ प्रोडक्ट्स हैं इनके, दे हेल्प मिटिगेट लोअर सेल्स इन बिजनेस उस डिमांड वाज इम्पैक्टेड बाय पैंडेमिक और ऑयल क्राइसिस। तो क्योंकि इनके बहुत डाइवर्स रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स हैं इसलिए इनका जो लोअर सेल हुआ था कुछ कुछ वर्टिकल्स में वो कंपनसेट हो गया। We also enhanced profitability, reporting a 29% growth in profit before tax and thus surpassing the milestone of 1000 crores. तो आप देख सकते हैं रेवेन्यू तो सिर्फ 3% ग्रो हुआ ईयर ऑन ईयर, जो कि कम है, बट आप देख सकते हैं पैट काफ़ी अच्छा ग्रो किया इन्होंने। तो प्रॉफिटेबिलिटी आपको आते हुए दिख रही है। और ये बात देखते हैं तो investments to widen our portfolio and strengthen our core business will fructify in the coming years. Increased investments in R&D, operational excellence, and in addition of new products will support our drive to improve customer dependability on Deepak. तो ये आप आराम से पॉज करके भी एक बार पढ़ सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पैराग्राफ है। यही चीज़ें हमें ज़रूरी रहती है एनुअल रिपोर्ट में देखने के लिए कि ये लोग क्या क्या चीज़ें करना चाह रहे हैं, क्या क्या इनके प्लान्स हैं। तो ये सब मैंने हाईलाइट कर दिए हैं आपको, तो आप एक बार आराम से इसे चैन से पढ़ सकते हैं। इसके बाद डिप्लॉइंग अ कैलिब्रेटेड अप्रोच। तो देयर इज़ अ क्लियर प्रेफरेंस फ्रॉम ग्लोबल कस्टमर्स हु वैल्यू आर सुपीरियर क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड रिलायबिलिटी। और ये लोग बेनिफिट करेंगे डी रिस्क सप्लाई चेन्स फ्रॉम ओवर डिपेंडेंस ऑन चाइना। तो बहुत सारी कंपनीज अपना सप्लाई चेन चेंज करके इंडिया में शिफ्ट करना चाह रही है, तो वो दीपक नाइट्रेट जैसी अच्छी कंपनीज को फ़ायदा देगा। वी हैव इनिशिएटेड की केपेक्स प्रोजेक्ट्स ड्यूरिंग दिस फिस्कल। और इसमें एक लैंड डेवलपमेंट है न्यूली एक्वायर्ड दहेज साइट पे, जो कि कंप्राइजिंग 55 एकर्स आउट ऑफ 127 एकर्स इन द फर्स्ट फेज। और ये फैसिलिटी सपोर्ट करेगी कैपेसिटी एनहांसमेंट फॉर की प्रोडक्ट्स इन द स्टैंड अलोन बिजनेस। ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन किया है ऑफ आइसोप्रोपाइल अल्कोहल इज ऑल्सो नियरिंग कॉम्प्लीशन विच विल डबल आर आईपीए कैपेसिटी, डबल डबल डबल, बहुत मेजर हाईलाइट, डबल आर आईपीए कैपेसिटी टू 60,000 मीट्रिक टन। तो ये कैपेसिटी अब आपको डबल होने वाली है बहुत ही जल्दी। एंड अदर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स आर बीइंग एक्सपैंडेड। Forward integration projects based on phenol and acetone are currently being finalized and which shall be launched soon. और 300 करोड़ का इन्होंने और कैपेक्स किया टू न्यू प्रोडक्ट्स बेस्ड ऑन environmentally friendly technologies for agrochemical and pharmaceutical intermediates.
और ये लोग एक बहुत ही वर्ल्ड क्लास R&D सेंटर बना रहे हैं वडोदरा में। और we have further developed our competency in nitration, reduction, and diazotization, and also added new platforms like fluorination and photochlorination. तो ये सब इनके नए नए चीज़ें हैं जहाँ पे इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है। और ये भी आप देख सकते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पेज है इस पूरे एनुअल रिपोर्ट का। तो इसमें आप आराम से पॉज करके इसे 2-3 बार पढ़िए ताकि आपको याद रह जाए। और as a result of these planned developments, we are confident that consolidated entity will see promising improvement across length and breadth of group's verticals. तो एक और बहुत इम्पोर्टेंट बात कि दहेज का जो इनका प्लांट है, it has the lowest thermal and water footprint for a phenol plant of comparable size anywhere in the world. तो इन्हें ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। तो इनके जो क्लाइंट्स हैं वो ये चीज़ ज़रूर देखेंगे कि ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, और आजकल कॉर्पोरेट में बहुत चल भी रहा है कि हम बहुत एनवायरनमेंट फ्रेंडली हैं। तो ये चीज़ें इनको अपने सेल्स या सेलिंग में बहुत मदद करेगी। हाँ, और एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ जो आपको एज एन इन्वेस्टर देखनी चाहिए, तो रिस्ट्रिक्टिव मैन्युफैक्चरिंग एनवायरनमेंट में चैलेंज क्या है कि ये सीवियर प्रोसेस लैप्सेस एंड स्टोरेज ओवरसाइट्स चीज़ें जैसे प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो इसके लिए कंपनी क्या कर रही है, तो कंपनी क्या कर रही है, वी हैव इंक्रीज्ड फोकस ऑन डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ IoT बेस्ड ऑटोमेशन एंड प्लांट सेफ्टी सिस्टम्स। तो IoT बेस्ड इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो दीपक नाइट्रेट जैसी अच्छी कंपनीज अगर IoT बेस्ड टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट कर रही है, डिजिटलाइजेशन में अपना स्टेप बढ़ा रही है अपनी एफिशिएंसी इंक्रीज करने के लिए, तो इसका मतलब है कि आपको और भी ऐसी कंपनीज दिखेंगी जो ऐसा काम करने वाली है। तो ये जो भी टेक स्टॉक्स है, जो डिजिटल कंपनीज है सच एज हैप्पीएस्ट माइंड्स, तो वो सब कंपनीज के लिए ये सब चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं, ये पॉजिटिव डेवलपमेंट है क्योंकि ऐसे डिमांड बढ़ता है। तो आपको एज एन इन्वेस्टर हर जगह पे कुछ कुछ चीज़ें देखनी रहती हैं कि क्या मतलब कॉर्पोरेट में क्या क्या डिमांड आ रहा है, तो किस कंपनी को इसका बेनिफिट मिल सकता है। तो ऐसी चीज़ों का बेनिफिट आपको हैप्पीएस्ट माइंड जैसी कंपनीज में मिल सकता है। तो ये मैं आपको बताना चाहता था कि आपको एज एन इन्वेस्टर अपने कान हमेशा खड़े रखना है। तो ये हो गया CEO का मैसेज। देन वी हैव एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स मैसेज, बट वी कैन स्किप थ्रू दिस क्योंकि इन्होंने भी सेम ही रिपीटेटिव बात कही है, तो वी वोंट कवर दैट अगेन। एंड स्ट्रैटेजिक प्रायोरिटीज़ फॉर सस्टेन्ड वैल्यू क्रिएशन क्या है, तो हम देखते हैं वो क्या है। तो पहला तो है सस्टेन वैल्यू, तो एक है एक्सपैंड कैपेबिलिटीज़। तो इन्होंने ग्रीन फील्ड लैंड डेवलपमेंट किया है दहेज में, एंड ब्राउन फील्ड एक्सपेंशन एट 3 plants, Nandesari, Roha and Taloja, to enhance capacity of key products. Brownfield expansion किया है to double IPA capacity to 60,000 MTPA, nearing completion 2 महीने में हो जाएगा ये complete. Completion of captive power plant is nearing, तो खुद का पावर जनरेशन भी कर रहे हैं। वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी R&D सेंटर बना रहे हैं वडोदरा में। एनहांसिंग मार्जिन्स, तो प्रोडक्ट मिक्स विद एडिशनल वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। Continued process optimization with productivity improvements and energy conservation initiatives, और बेसिकली ऑपरेशनल एक्सीलेंस एंड सेफ्टी, तो इस पे भी ये लोग काफ़ी फोकस कर रहे हैं। वाइडन प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, तो ये बहुत ज़रूरी है कि अपना पोर्टफोलियो बढ़ाते रहें। एंड सस्टेनेबल ग्रोथ, तो सस्टेनेबल ग्रोथ भी बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए सस्टेनेबल ग्रोथ मतलब आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कंसेप्ट क्या है कि आप जो भी चीज़ें अभी करेंटली कर रहे हैं वो विदाउट हार्मिंग द एनवायरनमेंट आप करते जाएं, या मिनिमम हार्म टू एनवायरनमेंट करते जाएं। तो सस्टेनेबल ग्रोथ केमिकल इंडस्ट्री में बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपको पता ही है कि अगर आपको पता है कि चाइना में क्या हुआ था कि गवर्नमेंट ने बहुत सारे फैक्ट्रीज, खासकर केमिकल फैक्ट्रीज़ को बंद करवा दिया था क्योंकि बहुत ज़्यादा पोल्यूशन बढ़ रहा था। तो इसलिए अगर कोई भी केमिकल कंपनी को सस्टेन करना है, ग्रोथ अपनी सस्टेन करनी है, तो ऑफ कोर्स एनवायरनमेंट का बहुत ख्याल रखना पड़ेगा उन्हें, और जितना कम एफ्लुएंट्स वो रिलीज़ करे उतना कंपनी के लिए अच्छा है। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी चीज़ हो जाती है। सो नेक्स्ट पार्ट वील बी कवरिंग मैनेजिंग मटेरियल मैटर्स। तो इनके प्रायोरिटीज़ क्या हैं, हाई क्रिटिकल एरियाज़ हैं और मीडियम क्रिटिकल एरियाज़ हैं। तो इन दोनों में हम डिफरेंस देखते हैं।
तो उन्होंने काफ़ी डिटेल में बताया और इनकी प्रायोरिटीज़ देखना बहुत ज़रूरी रहता है। तो हाई क्रिटिकल एरियाज़ में क्या आता है आइए देखें। सस्टेनेबल केमिस्ट्री, इनके जो कस्टमर्स हैं दे आर शोइंग इंटरेस्ट इन पार्टनरिंग विद सप्लायर्स अलाइंड विद कमिटमेंट टू रिड्यूस देयर एनवायरमेंटल फुटप्रिंट। मतलब जो बहुत कम एफ्लुएंट्स रिलीज करे, जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली कंपनीज हैं, जो मिनिमम एफ्लुएंट्स रिलीज करें, क्योंकि केमिकल इंडस्ट्री में ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा रिलीज होते हैं। इफ़ यू आर अनेबल टू एम्बेड सस्टेनेबिलिटी, तो इनके जो कस्टमर नीड्स है वो इम्पैक्ट होंगे और इनका वैल्यू क्रिएशन इससे अफेक्ट हो जाएगा। तो ये केटर करने के लिए वी आर पेइंग क्लोज अटेंशन इन ड्राइविंग सस्टेनेबिलिटी इन आवर ऑपरेशंस थ्रू मल्टीपल इनिशिएटिव्स दैट रिड्यूस आवर कार्बन एंड वाटर फुटप्रिंट। तो ये इनके फिनॉल प्लांट में ही आप देख सकते हैं, हमने देखा था कि सबसे ज़्यादा इनका लोएस्ट फुटप्रिंट है पूरे वर्ल्ड वाइड उस साइज़ के प्लांट में। उसके बाद प्रोडक्ट इनोवेशन भी इनका बहुत इंपॉर्टेंट एक क्रिटिकल फोकस एरिया है। इसमें क्योंकि केमिकल इंटरमीडिएट्स बहुत ज़्यादा सेक्टर्स को केटर करते हैं, पेट्रोकेमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स, ये सब। तो ये सब आर कॉन्स्टेंटली नीड ऑफ नीश एंड हायर परफॉर्मिंग प्रोडक्ट्स दैट ऐड वैल्यू टू देयर ओन ऑपरेशंस। तो ये स्पेशलिटी इंटरमीडिएट्स के द्वारा आता है आपको, स्पेशलिटी केमिकल्स जिसे बोलते हैं। इफ़ यू आर अनेबल टू डेवलप न्यू प्रोडक्ट्स टू मीट ग्रोइंग नीड्स, इट कैन हैव अ मटेरियल इफेक्ट इन एक्सपैंडिंग अ कस्टमर बेस। तो इसके लिए ये लोग प्रोडक्ट प्रेफरेंस अंडरस्टैंड कर रहे हैं, इनोवेशन कर रहे हैं थ्रू R&D एफर्ट्स, और इसके अलावा ये लोग पोर्टफोलियो भी अपने बढ़ा रहे हैं प्रोडक्ट्स का। We also continue to focus on ways to improve existing products. We remain focused on innovation irrespective of market environment. और इसके बाद हेल्थ एंड सेफ्टी की बात है, क्योंकि इनका जो बिजनेस का नेचर है उसमें एम्प्लॉयज़ बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक चीज़ों से कांटेक्ट में आते हैं, तो उसके लिए वो लोग बहुत ही प्रिकॉशनरी मेजर्स ले रहे हैं। सॉफ्ट सेफ्टी ऑडिट्स आर कंडक्टेड, सेफ्टी मेजर्स आर इम्प्लीमेंटेड। तो बेसिकली वो कर रहे हैं। क्लाइमेट चेंज इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत लोग बहुत डाउन प्ले करते हैं, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्योंकि एनर्जी एंड वाटर इंटेंसिव होता है केमिकल प्रोडक्शन, और इसलिए बहुत ही ज़रूरी रहता है कि ये लोग क्लाइमेट पे भी बहुत ध्यान दें। तो वी हैव एम्ब्रेस्ड एनवायरमेंटल कॉन्शियसनेस बाय एम्बेडिंग सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग। ये कैसे किया है इन्होंने? तो दिस इज रिफ्लेक्टेड इन आवर एम्फेसिस ऑन यूटिलिटी रिडक्शन, रिकवरी ऑफ वैल्यू फ्रॉम वेस्ट एंड अडॉप्शन ऑफ क्लीनर टेक्नोलॉजीज। तो इसके लिए क्या स्टेप्स किए, ये तो ठीक है बोल तो रहे हैं, बट स्टेप्स क्या किए वो देखते हैं। वी आर relentlessly working towards improving our energy efficiency and are using solar power wherever feasible. Okay. एफ्लुएंट्स एमिशंस और वेस्ट जो जनरेट होते हैं इनके मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ में, वो परमिसेबल लिमिट्स में है, गिवन बाय द पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। तो ये लोग बहुत ज़्यादा अभी अपना जो परमिसेबल लिमिट्स है उसे एक्सीड नहीं कर रहे हैं, तो फिलहाल तक तो ठीक है। उसके बाद जो फाइनल इनका जो क्रिटिकल एरिया है वह ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी, और इस पे हम ऑलरेडी बहुत बार बात कर चुके हैं कि इनकी प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी अच्छी हुई है, ग्रोथ भी काफ़ी अच्छा दिख रहा है। इसके अलावा जो अगर आप देखेंगे कि मीडियम क्रिटिकल एरियाज़ हैं, तो उसमें आता है कस्टमर रिलेशनशिप्स है, गवर्नमेंट्स एंड रिस्क मैनेजमेंट, पीपल स्ट्रेंथ एंड डेवलपमेंट, फेयर रिम्यूनरेशन, डिजिटलाइजेशन, सप्लाई चेन, कम्युनिटी डेवलपमेंट। हाँ, और डिजिटलाइजेशन की बात निकली ही है, तो इन्होंने बोला है कि बहुत एफिशिएंसी इंप्रूव करने के लिए हमें डिजिटलाइजेशन अडॉप्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो वी आर इंक्रीजिंगली harnessing our digital technologies to strengthen our infrastructure and our business operations at all sites. तो काफ़ी खर्चा कर रही है कंपनी फॉर डिजिटलाइजेशन, एंड अगेन दिस इज़ अ वेरी प्लस पॉइंट फॉर डिजिटल कंपनीज इन इंडिया। आप समझ रहे हैं मैं हैप्पीस्ट माइंड्स की बात कर रहा हूँ। तो